हेलो एवरीवन। आज हम इतिहास का चैप्टर देखेंगे। हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है। इसमें देखिए लिखा है लगभग 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक। ठीक है। तो हम देखेंगे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। जैसे उसमें देखा ना 16 महाजनपद वगैरह के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में, किस प्रकार आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन भी साथ साथ में हुए हैं, जिसने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव डाला। मतलब उस समय समकालीन समाज पे किस प्रकार पड़ा, उस समय के समाज पे क्या क्या मतलब विस्तार हुआ। तो जैसे हम देखेंगे इसमें कृषि का विस्तार हुआ, जीवन शैली में कुछ परिवर्तन हुए, शिल्प विशेषज्ञों का उदय हुआ और संपत्ति का असमान वितरण हुआ अलग अलग तरीके से। ठीक है। तो इतिहासकार ने क्या किया, इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए, मतलब ये जो आपने देखा अभी कृषि का विस्तार वगैरह देखा, शिल्प मानदंड जो वगैरह देखा, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठा करने के लिए इतिहासकारों ने क्या किया, किसका सहारा लिया। तो उन्होंने क्या किया, साहित्यिक परंपराओं का, सामाजिक मानदंडों का, सामाजिक रिवाजों का। तो इन सब के माध्यम से छठी शताब्दी ईसा पूर्व की हिस्ट्री को उन लोगों ने जाना। जैसे उसी में मान लीजिए अभिलेख वगैरह आ गए, साहित्यिक स्रोत वगैरह जितने भी वो सब है। लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे महाभारत के बारे में सबसे ज़्यादा। तो देखेंगे महाभारत का किस प्रकार नॉलेज रखा उन लोगों ने, किस प्रकार सामग्री इकट्ठा की। तो उसका महाभारत का क्या क्या विश्लेषण किया उन्होंने। तो महाभारत में क्या हुआ कि महाभारत जो है ना वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाकाव्य क्यों कहते हैं कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह क्या था, एक काव्य था, मतलब पद के रूप में। और ये काफ़ी बहुत बड़ा महाकाव्य है, विश्व में इतना बड़ा महाकाव्य कोई नहीं है। सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है ये। ठीक है। पुराना नाम इसका क्या है, जय संहिता था इसका पुराना नाम महाभारत का। वर्तमान में 1 लाख श्लोक से अधिक है। पहले श्लोक क्या थे, कम थे, फिर धीरे धीरे कहीं कहीं से श्लोक मिलते गए और हम क्या करते गए, उसमें जोड़ते गए विद्वानों ने। तो वो 1 लाख श्लोक से क्या हो गए, वो श्लोक और अधिक हो गए। सामाजिक श्रेणियों का लेखा जोखा है, जो कहा जाता है कि महाभारत के श्लोक के अकॉर्डिंग जो वर्णन है वो सामाजिक श्रेणियों का लेखा जोखा भी है, उसमें कई जातियों का वर्णन भी है। ठीक है। इस ग्रंथ की जो रचना मतलब लिखा गया, इस ग्रंथ की रचना जो ये 1000 वर्ष तक होती है। मतलब 1000 वर्ष तक इसकी सिर्फ रचना होती है। जब जरा सोचो कि ये कितना लंबा ग्रंथ था। ठीक है। इसकी रचना कई लोगों ने मिलकर की है। और जाहिर सी बात है जब 1000 वर्ष लगे हो तो ये भाई एक दो के का है नहीं, तो ये कई लोगों ने मिलकर इसकी क्या किया, महाभारत की रचना की है, मतलब लिखा है। यह कथा 2 परिवारों के बीच की कथा है, जैसा कि आपको पता ही है, कौरव और पांडव। तो इसका मतलब पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। अब बात आती है कि समालोचनात्मक संस्करण क्या होता है। तो समालोचनात्मक संस्करण किसे कहते हैं, जैसे कहने का मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी मान लीजिए विवरण का, है ना, या मान लीजिए महाभारत का, तो उसका विद्वानों ने क्या किया, इतिहासकारों ने गुण दोष का परीक्षण करके, निरीक्षण करके, मतलब किसी भी समालोचनात्मक उसे कहते हैं जिसका हम क्या करेंगे, उसके गुण को भी देखेंगे, उसको दोषों को भी देखेंगे, फिर उसका पूरी तरीके से निरीक्षण करेंगे कि कोई कहीं कमी तो नहीं रह गई, तो उसे समालोचनात्मक बोलते हैं। ठीक है। तो जैसा कि दिया है, वी.एस. सुधांकर जो थे एक संस्कृत विद्वान थे और उन्होंने 1919 में ये कार्य किया, मैंने परियोजना की शुरुआत की। एक बहुत बड़ी योजना थी ये, तो इसलिए इसको परियोजना कहा गया। तो एक काम को क्या किया है, शुरू किया उन्होंने 1919 में। तो समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा लिया। मतलब एक तरह से कहा जाए महाभारत का उसमें क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, क्या क्या विवरण थे, उनका सबका विवरण तैयार करने का अधिकार लिया। ठीक है। महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। सर्वप्रथम क्या किया गया, जो महाभारत की जितनी भी पांडुलिपि थी, अब पांडुलिपि का मतलब हस्तलिखित, जैसे मतलब जो हाथ से लिखी गई हो। जैसे आज आप लोग बुक वगैरह लेते हैं तो क्या होता है, हाथ की लिखी नहीं देखते हो, आप तो प्रिंट की हुई पढ़ते हो। हाँ, किसी ने हाथ से लिखा होगा फिर उसको प्रिंट कराया गया हो, या अब तो बहुत कुछ चीज़ें मिल गई, मान टाइप कर लीजिए, हमें लिखना ना पड़ा। ठीक है। तो ये पांडुलिपि उसे कहते हैं जो हाथ से लिखी गई होती है। और पांडुलिपियाँ प्रायः किस चीज़ पे होती थी, पहले ताम्र पत्रों पे होती थी, तांबे पे। ठीक है, ताम्रपत्र। फिर पत्तों पे भी हुआ करती थी, जो पेड़ पत्तियों के जो बड़े बड़े पत्ते होते थे उन पे लिखी हुई होती थी। फिर बाद में देखा गया कि कपड़ों वगैरह पे भी वो लिखी हुई
मिली थी। तो ज़्यादातर संस्कृत वगैरह के जो पांडुलिपि मिली है वो ताम्रपत्र पे ही ज़्यादातर मिली हैं। तो मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि उस समय जो ग्रंथ तैयार किए जाते हैं, जो संस्कृत के वर्ड लिखे जाते खुद स्वलिखित, तो वो वैसे ही होते थे, ताम्रपत्रों पे पत्तों पे लिखे जाते, तो उसे पांडुलिपि कहा जाता है। तो कहा गया कि पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया, विद्वानों ने इसका अध्ययन किया, ऐसे श्लोकों का चयन किया जो तकरीबन सभी पांडुलिपियों में पाए गए। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कि मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट की कई बुक हो, है ना, किसी अलग अलग राइटर की, लेकिन आप देखोगे उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है वो सभी राइटरों की बुकें में होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको पहले चूज करते हैं कि इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी विद्वानों ने वर्णन किया है उस बुकों में, किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक को सभी ने उठाया। जैसे मान लीजिए अशोक का ले लिया जाए, तो अशोक के अभिलेखों के बारे में हर एक विद्वानों ने डिस्कस किया, हर एक विद्वानों ने अपनी बुकों में लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम उसके अभिलेख को ही उठाएंगे। चाहे बौद्ध ग्रंथ का वर्णन में कि अशोक जो था बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्मी था, तो सभी विद्वानों ने बौद्ध धर्मी लिखा है, तो हम बौद्ध धर्म का लेके आएंगे, अपनी बुकों में लिखेंगे उसके बारे में। तो इसी तरीके से उन विद्वानों ने भी क्या किया कि जो महाभारत की जितनी भी पांडुलिपि मिली उसमें जो मेन श्लोक थे, मतलब जो सभी पांडुलिपियों में पाए गए, उनको क्या किया, इकट्ठा करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। विद्वानों ने इनका अध्ययन किया। अब तो पहली बात है कि भाई जो श्लोक मिले थे उसका विद्वानों ने क्या किया, अध्ययन किया, पढ़ा, क्योंकि ये सारे श्लोक किसमें थे, संस्कृत भाषा में थे। ऐसे श्लोकों का चयन किया जो तकरीबन सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। इसे पूरा करने में कितने साल लग गए, 47 ईयर्स, मतलब बताओ 47 साल लग गए सिर्फ उसको क्या करने में, पूरा करने में, तो इकट्ठा करने में 47 साल लग गए, ठीक है। और कहा जाता है 13,000 पेजों में ये क्या हुआ, ग्रंथ खंडों में प्रकाशन हुआ। मतलब ये जो श्लोक अभी खोजे गए थे तो वो 13,000 पेजों में क्या हुआ था, संकलन इसका किया गया। जरा सोचिए आप, वो कितना लंबा ग्रंथ है, ये कितना बड़ा है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इस महाभारत में ही है चैप्टर से कि उस समय सामाजिक स्थिति में बंधुता एवं विवाह, मतलब लोग किस तरह के भाईचारा था, किस प्रकार विवाह वगैरह किया जाता था महाभारत टाइम में, ठीक है ना। तो इसमें पहला हेडिंग है परिवार। अब परिवार कैसे रहता था, जैसा कि आपको पता भी होगा कि पहले टाइम में संयुक्त परिवार हुआ करता था, ठीक है। इन्होंने एक ही परिवार के लोग भोजन और दूसरे संसाधनों को आपस में बांटकर प्रयोग करते थे। मतलब कोई भी संसाधन हो या कोई भी कार्य हो या भोजन हो, सब आपस में बांटकर मिलकर क्या करते थे, खाते थे मिलकर, कोई भी जो काम होता था वो मिलकर ही करते थे। ये लोग एक साथ रहना, अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, इन लोगों को अच्छा लगता था और ये लोग साथ ही रहते थे। कहने का मतलब ये लोग अनुष्ठान भी एक साथ करते थे, एक साथ रहना पसंद था, है ना। समूह में रहना, जैसे अगर देखा जाए संयुक्त परिवार में तो दादा दादी रहते हैं, फिर पापा पिताजी चाचा चाची करके देखा जाए पुरानी परंपराओं को, तो इसी तरीके से ये लोग एक साथ रहना पसंद करते थे, अनुष्ठान करते थे, मतलब यज्ञ करते थे, ठीक है। पारिवारिक रिश्ते रक्त संबंध माने जाते थे। रक्त संबंध का मतलब कि आप जानते भी होंगे, मतलब मान लीजिए अपने पिताजी का जो जैसे हम कहते हैं दादाजी का खानदान चला आ रहा है, तो इसका मतलब उनका पुत्र, दादाजी का पुत्र, मान लीजिए हमारे पिताजी, फिर पिताजी के पुत्र, है ना, फिर तो उसके पुत्र पपौत्र करके आगे चलते, ये रक्त संबंध कहा जाता है। तो पारिवारिक जो रिश्ते होते थे रक्त संबंध माने जाते हैं। कुछ परिवारों में चचेरे भाई, ममेरे भाई भी कहा गया है, कुछ परिवारों में उसको भी रक्त संबंध भी माना जाता था, ममेरे भाई को भी माना जाता था। कुछ परिवारों में नहीं माना जाता, ममेरे मौसेरे भाई को अपना रक्त संबंध नहीं माना जाता था, सिर्फ अपने पिताजी की पीढ़ी को, दादाजी की पीढ़ी को वो रक्त संबंध कई जगह माना जाता था मेन। और कुछ कुछ जगह पे मौसेरे भाई को भी मतलब माना गया है कि मतलब वो भी रक्त संबंध में ही आते थे। तो ये हुआ आपके परिवार में कि लोग किस प्रकार रहते थे और किस प्रकार डिवाइड था, अपने रक्त संबंध किस प्रकार कायम करते थे। अब ये टॉपिक देखेंगे पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श, कि पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श क्या थे। तो कहने का मतलब है पिता का वंश जो अगर चल रहा है तो उसका बड़ा जो पुत्र होता था वही राजगद्दी क्या करता था, संभालता था, मतलब उसी के ऊपर सारा अधिकार हुआ करता था। छोटे जो भाई होते थे उसके अंतर्गत कार्य करते थे। तो पितृवंशिक व्यवस्था का आदर्श यही था। इसमें लिखा है पितृवंशिकता हमारे देश में पहले से भी क्या थी, मौजूद थी। और जैसे महाभारत में हम देखे भी, आप लोग आजकल देख भी रहे हो टेलीविजन में, या नहीं देख रहे हो तो देख लीजिए। जैसे कहा गया है कि कुरुवंश था और कुरुवंश दो भागों में डिवाइड हो गया, दो भागों में, दो भाई थे ये लोग। तो एक तो आप देखेंगे पांडव का वंश था और दूसरा कौरवों का, जिसको धृतराष्ट्र का वंश कहा गया है, ठीक है। तो दो भागों में डिवाइड हो गए और इन दोनों में लड़ाई हुई।
किसके लिए? अपने सत्ता के लिए, भूमि के लिए लड़ाई हुई। ठीक है, तो इसमें विजय किसकी हुई? तो पांडवों की जीत होती है। और जीत होने के बाद उत्तराधिकार को पितृवंशीय घोषित किया गया है, मतलब पिता का अधिकार उन्हीं को है। पितृवंशिकता टॉपिक है इसमें। पिता के बाद, इसको सुनिए, पिता के बाद पुत्र का उसकी संपत्ति पर अधिकार होता था। कभी पुत्र ना होने पे, मान लीजिए कभी बाई उनका पुत्र ना हो पिता का, है ना, तो तब कौन होगा? तो उनका भाई उत्तराधिकारी बनाया जाता था। जैसे मान लीजिए चाचा, कई बार हिस्ट्री में आप उठा के देखे होंगे कि जहाँ जिनका पुत्र अगर नहीं होता था और दो भाई हैं, बड़े भाई ने राजगद्दी संभाला और बड़े भाई का पुत्र नहीं हुआ तो उसका छोटा भाई क्या करेगा? और साम्राज्य को संभालेगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट कल विवाह देखेंगे कि इनके समाज में, समुदाय में कैसे विवाह हुआ करता था। तो ये पितृवंशिकता तक हम देख लिए और इसे 2 बार देख लोगे वीडियो को तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। और आजकल महाभारत आ भी रहा है तो उसे आप ध्यान से देखोगे कि जो ये चैप्टर समझ भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, बाय।